नमस्कार। आज हम एक बार फिर बात कर लेते हैं मनीष कश्यप की। आप भी सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप पे इतनी बात करनी क्यों ज़रूरी है। दरअसल क्या है कि एक मुद्दा होता है, एक घटना घटती है, उस घटना से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिस पर चर्चा करने से समाज का स्वरूप सामने आता है। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ी चर्चा मनीष कश्यप की कर रहा हूँ। अब सब लोगों को मालूम है, आप सब लोगों को, कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो गई है। मनीष कश्यप ने खुद सरेंडर किया, उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई चल रही है। जो भी जैसा गुनाह करेगा उसे वैसी सज़ा मिलेगी। सबसे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से स्पष्ट कर देता हूँ। पहली बात कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी जिस लिए भी हुई हो, लेकिन मनीष कश्यप के द्वारा बनाया गया एक वीडियो जो कि फर्जी था, फेक था और उसमें एक्टेड लोग थे, जानबूझकर एक वीडियो ऐसा बनाया जाना जिसमें ये दिखाई देता हो कि मज़दूरों की पिटाई हो रही है और मज़दूरों की समस्या बढ़ रही है, और उस समस्या को प्रचारित करना एक ये गुनाह है। अब उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत वीडियो बना करके प्रचारित करेंगे और उससे समाज का सौहार्द बिगाड़ेंगे तो ये कतई ठीक नहीं है। ये वीडियो बनाया जाना पत्रकारिता के लिहाज से तो बिल्कुल गलत है। समाज में अगर पत्रकार नहीं भी हैं, सामान्य व्यक्ति भी अगर ऐसा करता है तो वो भी गलत है। एक बात तो ये हो गई, लेकिन क्या मनीष की गिरफ्तारी उस वीडियो की वजह से हुई या कोई और पॉलिटिकल एजेंडा है? इसको समझने की ज़रूरत है। मनीष कश्यप के घर की कुर्की होने लगी, और जब ये खबर आई कि कुर्की हो रही है तो मनीष कश्यप ने अपनी समस्याओं को समझा होगा और जाकर पुलिस में सरेंडर कर दिया। कुर्की की खबर आई और सबको ये लगा कि जाहिर सी बात है कि जब ये तमिलनाडु वाले प्रकरण में जो घटनाएं घट रही हैं उसी के हिसाब से वो कुर्की हो रही होगी। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो कुर्की दरअसल पुराने किसी मामले में हो रही है। आज की बातचीत में 4 मुख्य बिंदु हैं जिस पे हम बात करेंगे आपसे। पहली बात मनीष की गिरफ्तारी, दूसरी बात उसका अपराध, तीसरी बात पत्रकारिता, और चौथी सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया के फॉलोअर्स। तो गिरफ्तारी में यह है कि उसके घर की जो कुर्की हुई वो पुराने किसी मामले में हुई। वो पुराना मामला काफ़ी समय से चल रहा था और बाद में पुलिस ने जिस तरीके से ट्विटर पर एक्टिव होकर पूरी प्रेस रिलीज जारी की और उसमें कई सारे बिंदु उसमें रखे, उससे ये साबित हुआ कि पुराने ऐसे मामले थे जिसमें मनीष की तलाश पुलिस को थी, और ये सारा मामला उसके बाद दिखाई देने लगा। देखिए, ये अक्सर होता है जब आप एक किसी घटना में या किसी अपराध में गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद कड़ियाँ खुलने लगती हैं। बिहार में मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, दिल्ली में मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है। पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, बाद में ईडी की भी फाइल्स खुल गई और उसके बाद और भी नए किस्से, नए आरोप हो रहे हैं। तो जब आप गुनाह करेंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी, और अगर आप गुनाहगार नहीं होंगे तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे या उस झंझावात को निपट के आप बाहर आ जाएंगे। प्रथम दृष्टया जो सामान्य दृष्टि पे दिखता है वो ये है कि मनीष कश्यप ने जो एक वीडियो बनाया, जिसे पटना में बैठ के ही बनाया, कुछ एक्टर्स के साथ कह लीजिए कि उनके साथ बनाया, और ये साबित करने की कोशिश की कि मजदूरों का वीडियो है, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो उसके तो आरोप उस पर बिल्कुल साबित किए जाने चाहिए और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई शुरू की और जिस तरीके से ट्विटर और सोशल मीडिया पर वो खुद एक्टिव हुई और जिस तरीके से उसने पूरा एजेंडा दिखाया, उससे ये लगा कि शायद मनीष कश्यप इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, जिसको पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने जी जान लगा दिया। पूरी परिस्थितियां उसके खिलाफ दिखाई देने लगी और पूरा एक माहौल बनाया गया कि इससे बड़ा अपराधी तो बिहार में है ही नहीं। और उसके बाद पुलिस का एक बयान
जो उसके प्रेस रिलीज में आया कि मनीष कश्यप दरअसल आदतन अपराधी है। अब इस आदतन अपराधी की जो कहानी है, यानी जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद उसके अपराध पर आते हैं, तो ये आदतन अपराधी पिछले दिनों इसी सरकार के मंत्रालय में जाकर मंत्रियों के इंटरव्यू करता है और पर्यावरण मंत्री के इंटरव्यू करता है, शिक्षा मंत्री के इंटरव्यू करता है, जहां पूरी सरकार बैठती है। और पर्यावरण मंत्री कौन है आप सब लोगों को मालूम है, सरकार उन्हीं की है, उन्हीं के भाई उप मुख्यमंत्री हैं। पूरी कहानी सबके सामने है। उस वक्त वो गिरफ्तार क्यों नहीं होता? क्या उस वक्त उनको नहीं मालूम था कि जिस व्यक्ति से मैं मिल रहा हूं, जिस व्यक्ति को मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, वो व्यक्ति अपराधी है? प्रतिपक्ष के नेता से वो मिलता है, उनका लंबा इंटरव्यू करता है। कई सारे ऐसे कार्यक्रम, जब ये मामले दर्ज हुए हैं, जब मैंने थोड़ी बहुत पड़ताल की तो उसमें मैंने पाया कि जब ये मामले दर्ज हुए हैं उसके खिलाफ, जितने भी मामले, और ख़ास तौर पे ये तो पुलिस ने बताया नहीं कि किस पर्टिकुलर मामले में कुर्की जब्ती हुई है, लेकिन कुछ पिछले 2 सालों में कुछ घटनाएं घटी हैं जिसके आधार पर कुर्की जब्ती हुई। तो वो जो सारे मामले हैं, उस मामले के बीच में प्रदेश के आला पुलिस अधिकारी उसको मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। प्रदेश के 2 मंत्री मंत्रालय में बुला करके उसको इंटरव्यू दे रहे हैं और विपक्ष के नेता दे रहे हैं, तमाम लोग। मुझे लगता है कि बिहार में कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं होगा जो मनीष कश्यप के YouTube चैनल पर जाकर इंटरव्यू देने से अपने आप की बड़ाई नहीं समझता हो। ये परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में वो सारे अपराध क्यों छिपे हुए थे, क्यों दबे हुए थे? सबसे पहले हमने ताजा घटना के अपराध पर स्पष्ट अपनी राय रखी कि भैया वो घटना और वो अपराध तो अपराध है, लेकिन जिस तरीके से महकमा उसके पीछे पड़ा वो एक वेंडेटा दिखाता है। वो दिखाता है कि आप किसी न किसी दबाव में कार्रवाई कर रहे हैं। फिर आती है वित्तीय अनियमितता की, क्योंकि देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हमारे देश में फेक न्यूज़ को लेकर के कोई कानून है नहीं। तो आईपीसी की जो दूसरी धाराएं हैं, जिसमें चीटिंग है, फौजरी है, मानहानि है, या वित्तीय जो अनियमितता की बात होती है, इन सारे धाराओं के बीच में किसी व्यक्ति को न्यूज़ के फेक न्यूज़ कैटेगरी में डालकर उस पर ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं। सबके अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं और उसके हिसाब से 2 साल 3 साल से लेके अधिकतम 7 साल की सजा के प्रावधान हैं, जो अभी तक किसी को मिले नहीं हैं। तो अब परिस्थिति ये बनती है कि अगर एक व्यक्ति बकौल बिहार पुलिस अगर आदतन अपराधी है, तो वो व्यक्ति पुलिस के महकमे में क्यों घूम रहा है, वो मंत्रियों के साथ क्यों घूम रहा है, वो सरकार के मंत्रालयों में क्यों घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई लुकआउट क्यों नहीं जारी हुआ है, उसकी गिरफ्तारी की चर्चाएं पहले क्यों नहीं हो रही हैं? ठीक है, नहीं हो रही है। तो अब आप समझिए, मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं तथ्य सामने आपके रख देता हूं, फैसला आपको करना है। मनीष की गिरफ्तारी हो गई, अपराध हो गया। अब मैं आता हूं पत्रकारिता पर। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें पिछले 4-5 सालों में भारत लगातार नीचे आते आते 180 देशों में 150वें नंबर पे है। यानी भारत की पत्रकारिता, भारत के पत्रकार कितने स्वतंत्र हैं, इसको लेकर के स्पष्ट राय है कि 180 देशों की अगर सूची बनी है तो उसमें हम 150वें नंबर पे हैं। ये जो सूची बनती है उसमें 2 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखे जाते हैं। एक तो आपको कितनी आज़ादी है और पत्रकारों पर कितनी सरकार के दबाव होते हैं और पत्रकारों पर कितनी सरकार की कार्रवाइयाँ होती हैं। दूसरा, पत्रकारों की कितनी हत्याएं होती हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें और जोड़ा जाता है कि पत्रकारिता कितनी निष्पक्ष है। और इसके बाद ये डेटा रिलीज होता है।
तो पूरी दुनिया में हम अगर 180 देशों की सूची बनी है जहां पत्रकारिता है, यूएन के हिसाब से 193 देश हैं, तो उस 193 देशों में 180 देश जहां हम मानते हैं कि पत्रकारिता होती है और पत्रकारिता स्वतंत्र है, उसमें हमारी स्थिति 150वें नंबर की है। तो थोड़ा उस पर भी ध्यान देना होगा। दूसरी बात, जब से मनीष की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से सोशल मीडिया पर बहुत सारा एक माहौल बना है कि वो अपराध, चुके पुलिस ही कह रही आदतन अपराधी है तो अपराधी है वो, सबूत क्या मिलेंगे, सजा क्या होगी, वो सब भविष्य के गर्भ में है। और कैसे कैसे अपराधियों को हमने देखा है कि क्या क्या सजाएं मिलती हैं। इसलिए भारत के कानून पर भरोसा भी करना चाहिए आपको, क्योंकि दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब जो परिस्थिति ये बन रही है कि वो अपराधी है, उसने अपराध किया है, और उसके बाद पत्रकारिता में कितनी निष्पक्षता है, तो इन सब बातों को लेकर के हम देखें तो सोशल मीडिया पर पूरा एक महकमा, पूरे लोग, पूरा कुनबा टूटा पड़ा है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग पक्ष में विपक्ष में बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग विपक्ष में बात करने वालों की एक पूरी तादाद है, चाहे ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो, हर जगह ये बात हो रही है कि भाई गिरफ्तारी हुई, बहुत अच्छी बात है, और ये इसने पूरा आतंक मचाया हुआ था, पूरे बिहार में इसने पूरी समस्या खड़ी कर दी थी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दिया था, लोगों के बीच की परिस्थितियां। अरे भाई, तो अभी तक कहाँ थे? और जितने लोगों ने इस तरीके के आरोप पिछले एक हफ्ते में मनीष कश्यप पर गढ़े हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार कहते हों, जो अपने आप को पत्रकारिता का स्तंभ कहते हों, उनमें से किसी भी व्यक्ति के पिछले 3 सालों में, जब से मनीष कश्यप का उत्थान हुआ है यूट्यूब पर, इस पिछले 3 सालों में या उसके किए गए पुराने अपराध पर न तो कभी लिखा है, न कभी बोला है, न कभी ट्वीट किया है, न कभी वीडियो बनाए हैं। अभी लगातार उसके विरोध में वीडियोस बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पक्ष में वीडियोस बना रहे हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं आप लोगों के सामने कि देखिए, पत्रकारिता का स्वरूप अब बदल गया है। प्रिंट, टेलीविजन और उसके बाद डिजिटल माध्यम। डिजिटल माध्यम में क्या है, एक पूरी छूट है, कोई आदमी कुछ भी कह सकता है, यहाँ कोई अंकुश नहीं है। जैसे कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ का कोई कानून नहीं है, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, उसी तरीके से डिजिटल माध्यम पर कोई अंकुश नहीं है। कोई भी आदमी एक वेबसाइट बना करके 500 रुपये का डोमेन और 50 रुपये की माइक आईडी, काम आपका हो गया। आप थोड़े एस्टैब्लिश पत्रकार भी हो सकते हैं। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मनीष कश्यप, समाज, पुलिस, या वो पत्रकार जिनको वो काम सारे करने चाहिए थे, जो काम वो नहीं कर पाए, और उसकी जगह जो खाली थी उसमें एक माइक आईडी लेकर एक यूट्यूब का एक व्यक्ति यूट्यूबर बन के आगे बढ़ा और उसने अपनी जगह बना ली। ये परिस्थितियां तो आपको समझनी होगी। अब देखिए, मनीष कश्यप गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तार होने से पहले या सरेंडर करने से पहले एक वीडियो बनाता है अपनी माँ के साथ। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तब मैंने देखा कि तकरीबन 8 घंटे में YouTube पे 8.5 लाख लोग तकरीबन उसके वीडियो को देख चुके हैं। 23,000 कमेंट्स हैं उस पे, 1 लाख लोग उसको लाइक कर चुके हैं। और 23,000 कमेंट्स में मैंने करीब 50-100 कमेंट्स पढ़े। शुरुआत के 50-100 कमेंट्स पढ़े, चूंकि संभव नहीं है कि सारे कमेंट्स पढ़े जाए। 50-100 कमेंट्स जो शुरू के हमने पढ़े, उसमें एक भी कमेंट उसके खिलाफ नहीं है। फेसबुक पर उसने वही वीडियो डाला है, वहां पर 8 घंटे में 1.25 मिलियन लोगों ने देखा है। तो अगर उधर 1.25 मिलियन, यानी उधर 12 लाख, इधर 8 लाख, तो 20 लाख लोगों ने 8 घंटे में उसको देखा है, उसके वीडियोस को। 2 लाख लोगों ने उसके वीडियोस को पसंद किया है। 28,000 फेसबुक पे कमेंट्स हैं, 23,000 यूट्यूब पे कमेंट है, 50,000 करीब कमेंट्स हैं उसके लिए। ये कौन लोग हैं?
कौन हैं और जो इसको फॉलो करते हैं और क्यों करते हैं। मेरे दो सवाल हमेशा से बने रहेंगे और बने हुए हैं कि आखिर कौन लोग हैं और क्यों करते हैं। देखिए, कुछ लोग इसको दलील देने में आते हैं लेकर के कि राम रहीम के भी फॉलोअर्स हैं, आसाराम के भी फॉलोअर्स हैं, तो वैसे तो सनी लियोनी के भी फॉलोअर्स होंगे, हैं ही। तो आसाराम के फॉलोअर्स जहां एक धर्म है, राम रहीम के फॉलोअर जहां एक धर्म है, धर्मांध लोगों की देश में कमी नहीं है, सनी लियोनी के फॉलोअर्स जहां अश्लीलता है और वो वैसे वीडियोस देखने वालों की इस देश में कमी नहीं है, उस देश में समस्याओं के वीडियो बना करके फॉलोअर बना लेना आपको क्या इतना आसान लगता है? दरअसल क्या है कि समस्याओं को प्रस्तुत करने का तरीका इतना ठेठ, इतना देहाती, इतना जमीनी है कि वो लोगों को पसंद आता है, उसकी अपनी भाषा में वो लोगों को पसंद आता है। अब ये जो समस्या है उसमें हाँ, बहुत सारे उसके ऐसे वीडियोस हैं जिसमें उसने गाली गलौज भी की है। तो मेरा सवाल तब उठता है कि जब वो गाली गलौज कर रहा था और जो बिहार के पत्रकार या बिहार के दूसरे यूट्यूबर या कुछ दिल्ली गाजियाबाद में बैठे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा की पत्रकारिता से धकियाने के बाद यूट्यूब पे आए हैं। कहने को आप हमारे लिए भी कह सकते हैं, लेकिन जिसको मालूम है उसको मालूम है कि मुख्य धारा की पत्रकारिता मैंने डेलिबरेटली छोड़ा है। उसकी बहुत सारी वजह हैं, उस पर कभी और बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से इन सारी जगहों से निकल करके उसके फेवर में लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से जो लोग विरोध कर रहे हैं, इस दोनों में कोई तारतम्य बैठता है क्या? क्या वजह है? तो मेरा प्रश्न वो बना रहेगा कि कौन से लोग हैं और क्यों फॉलो करते हैं। जब क्यों के जवाब में आप जाएंगे तब जड़ तक पहुंचेंगे, तब आपको मालूम होगा कि आखिर वो क्यों क्या है। क्यों, और उस क्यों से जब आप समस्याओं को समझना शुरू करेंगे तो उस क्यों से इस पूरी परिस्थितियों का आकलन होगा और इस सारी परिस्थितियों का मामला साफ साफ दिखाई देगा कि वो जो क्यों है वही इस समस्या की जड़ है, वही इस अपराध की जड़ है, वही इस समस्या की जड़ है, वही इस घटना की जड़ है और वही कौन और क्यों की वजह से ये पूरा मामला खड़ा हुआ है। एक बात और आखिर में मैं आप लोगों से कहूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हमने कर ली, पत्रकारिता पे बात होती रहनी चाहिए। पत्रकारिता सिर्फ डिग्री लेने से तो नहीं आती, पत्रकारिता के लिए ज़मीनी संघर्ष भी ज़रूरी होता है। लेकिन जो दौर है, जो समाज है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें स्वनियमन तो चलता नहीं, तो सरकार को कुछ सख्त नियम तो बनाने ही होंगे। और जब सरकार फेक न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है, तब विपक्ष या बहुत सारे दल मिलकर ये आवाज़ उठाते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। तो जब आप वहाँ अंकुश नहीं लगाएंगे, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि प्रिंट के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, टेलीविज़न के लिए भी वैसी कोई बड़ी संस्था है नहीं, और उस संस्था ने जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है वो अब NBDA हो गया, यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन हो गया है। तो वो ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि वो कुछ बड़े फैसले ले सके। तो जब तक सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई करके एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जाएगा जहां डिजिटल माध्यम की चीज़ों पर भी अंकुश लगाया जा सके, फ्रीडम के नाम पर ये घटनाएं होती रहेंगी, ऐसे अपराध होते रहेंगे। और मनीष की जो एक और बड़ी गलती है जो हमने पूरे प्रकरण में पाया कि गलती तो किसी से हो सकती है, हमसे, आपसे, किसी से भी,
जानबूझकर की हुई गलती बड़ी गलती होती है। बावजूद इसके अगर उस गलती का पश्चाताप हो जाए, उस गलती की समझ हो जाए और उस पर माफ़ी मांग ली जाए तो शायद मामला धीरे धीरे डाइल्यूट हो सकता है। लेकिन बजाय ये करने के कि गलती को स्वीकार करें, उससे अपने आप को अलग करें, ये जिद पर आकर सरकार को चुनौती देना, ये तो किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आज कोई व्यक्ति किसी एक सरकार को चुनौती दे रहा है, कल कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे सरकार को चुनौती देगा। और पत्रकार और एक्टिविस्ट में फ़र्क होता है। तो जब तक मैं इस बात को भी मानता हूं कि सिर्फ शिक्षा और डिग्री से पत्रकारिता नहीं आती, लेकिन एक बात मैं और भी साथ साथ कहता हूं कि पत्रकारिता की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये फ़र्क लोग मिटा देते हैं कि कौन पत्रकार है और कौन एक्टिविस्ट। और जब एक्टिविज्म में आ जाते हैं तो पत्रकारिता पीछे चली जाती है, फिर आपका एजेंडा आगे बढ़ने लगता है। और ये कम पढ़े लिखे लोगों की वजह से नहीं होता है, वो बहुत पढ़े लिखे लोगों की वजह से भी होता है। आप आकर देखिए दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, कि पत्रकार का एजेंडा एक्टिविज्म की वजह से अलग धारा में चला जाता है। और तमाम तरह के एक्टिविस्ट आज यूट्यूब पे अपने चैनल चला करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और एक अलग राग अलाप रहे हैं। कोई जातिवाद की, कोई धर्म की, कोई दलित की, कोई पिछड़े की। इसका पत्रकारिता से कोई सरोकार नहीं है। पत्रकारिता मतलब जनपक्ष की बात। आपको लोग कहते हैं पत्रकारिता मतलब विपक्ष, बिल्कुल नहीं। पत्रकारिता मतलब निष्पक्ष। मैं कहता हूं निष्पक्ष होना पत्रकारिता में नपुंसक होना है। जनपक्ष की बात, जिससे जनता का हित सधता हो, वो पत्रकारिता है। तो आपको थोड़ा सा इस पर गौर करना होगा और परिस्थितियों को समझना होगा कि पत्रकार और एक्टिविस्ट अलग हैं। YouTube पे भी जो लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको भी समझना होगा कि पत्रकारिता और एक्टिविज्म अलग है। अगर आपके सवाल हों तो ज़रूर पूछिएगा। अगर कुछ ऐसे सवाल जो शायद मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ, वो ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे, बात करेंगे। नमस्कार।